दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का आज हमारा 23rd एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहे थे यूजिंग गॉस लॉ एंड हमने उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए। आई होप आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है। अभी हमें और भी टिपिकल सिचुएशंस हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। हमें समझना है कि गॉस लॉ को हम कैसे लगाएं, कैसे डिफरेंट सिचुएशन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फ्लक्स कैलकुलेट करें। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हम अभी फिर से लौट के आएंगे इस टॉपिक के ऊपर। बट उससे पहले हम एक नई चीज़ को समझना चाह रहे हैं और वो जो नई चीज़ है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्यों समझना चाह रहे हैं? क्योंकि इसकी हेल्प से भी हम बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो पहले इसको समझ लेते हैं और उसके बाद फिर वापस लौट के हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन की तरफ चलेंगे और पोटेंशियल की हेल्प से वो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको भी देखेंगे, सो दैट हम और हमारे एरिया को, हमारे स्पैन को बढ़ाएं, थॉट प्रोसेस को हम थोड़ा और लार्ज करें, सो दैट जो टिपिकल सिचुएशंस होती हैं उनमें हम कैलकुलेशन को आसान कर सकें। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए हमें एक चीज़ को और समझना होगा, और वो क्या चीज़ है? वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, ये एक वेक्टर फील्ड है, ये हम जानते हैं। तो इसका किस तरह का नेचर है? कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है? ये हमें पहले समझना होगा और उसके बाद हम फिर पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल की तरफ चलेंगे। तो चलिए जरा समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, जो कि एक वेक्टर फील्ड है, वो कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है, उसको जरा देखते हैं। तो उसके लिए मैं आपको याद दिला दूं कि कोई भी वेक्टर फील्ड को हम कैसे चेक करते हैं कि वो फील्ड कंजर्वेटिव है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी वेक्टर फील्ड है। अब इस वेक्टर फील्ड को आप कैसे भी ले सकते हो। इस वेक्टर फील्ड को आप एक जनरल फील्ड मान के चलो। इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी ले सकते हो, इसको ग्रेविटेशनल फील्ड भी ले सकते हो। जो भी वेक्टर फील्ड होते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। सोचिए कोई वेक्टर फील्ड है हमारे पास, हमें ये चेक करना है कि ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम क्लोज्ड लूप में लाइन इंटीग्रल को कैलकुलेट करेंगे। मतलब क्या है जरा देखिए। ये मान लीजिए मेरे पास वेक्टर फील्ड है और ये इस तरफ है। सोचिए किसी रीजन में ये ऐसी फील्ड है, सोचिए इस तरफ है। मैं ऐसे ही रफ ले रहा हूं भाई, तो ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं। तो ठीक है, इस तरह मान लीजिए इस डायरेक्शन में मेरे पास वेक्टर फील्ड है। किसी पर्टिकुलर रीजन में स्पेस के अंदर कोई ऐसा रीजन है जिसके अंदर इस तरह मेरी फील्ड इस तरफ है। इसकी वैल्यू जो है वो बदल सकती है, एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, इसकी वैल्यू अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग हो सकती है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? हम किसी पॉइंट से शुरू कर रहे हैं चलना और वापस लौट के आ रहे हैं इसी पॉइंट पे। कोई भी ऐसे क्लोज लूप में चल रहे हैं। तो अगर मैं इस वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रल ले लूं, लाइन इंटीग्रल कैसे? एफ डॉट डी एल ले लूं क्लोज्ड लूप में, और अगर ये मेरा जीरो आ जाए, इसका मतलब आप समझ जाइए कि ये जो मेरी वेक्टर फील्ड है ये कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है। इस फील्ड को हम क्या बोलेंगे बताइए? कंजर्वेटिव। ये आपकी क्या हो जाएगी? कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड, सिंपल ये डेफिनेशन होती है कंजर्वेटिव फील्ड को देखने की। ये आपको मैंने वेक्टर कैलकुलस में भी पढ़ाया था। ठीक है, अब जो क्लोज लाइन इंटीग्रल है उसको आप कर्ल से रिप्रेजेंट कर सकते हो और सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब इसी चीज को मैं लिख सकता हूं कर्ल ऑफ एफ। कर्ल ऑफ एफ जो भी आएगा डॉट डी ए, सरफेस इंटीग्रल कर दिया मैंने इसका। ठीक है, ओपन सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया इसको मैंने। तो इस तरह से आप जो है, जो हमारे पास क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल है उसको आप ओपन सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी क्लोज्ड लाइन, कोई भी क्लोज लूप लोगे, उसको अगर आप देखोगे तो उससे एक सरफेस बन जाएगा दोस्तों। उससे एक सरफेस बनेगा। अगर उनके लाइंस को मैं मिला दूं तो ये एक सरफेस बन जाता है। तो इसका मतलब क्लोज लाइन इंटीग्रल को आप एक ओपन सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हो इस तरह से। इसको बोलते हैं स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, तो ये हमने वेक्टर कैलकुलस में पढ़ाई थी आपको। अगर आपको याद नहीं है तो उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो अगर कंजर्वेटिव फील्ड की ये डेफिनेशन है तो इसका मतलब ये भी क्या होना चाहिए? फिर ये भी आपका जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से आप ये कह सकते हो कि अगर मेरा
कर्ल ऑफ दिस वेक्टर फील्ड 0 आ जाए तो समझ लो ये डॉट प्रोडक्ट 100% 0 होगा। ठीक है, अगर कर्ल ऑफ एफ मेरा 0 आ जाएगा तो ये जो आंसर आएगा ये 0 आएगा, और ये इसी का तो इक्वल है। तो इसका मतलब कंजर्वेटिव फील्ड को चेक करने के लिए हमारे पास 2-3 तरीके हैं। क्या तरीके हैं? एक तो उस फील्ड के अंदर कोई भी क्लोज्ड लूप में अगर आप चलोगे तो क्लोज लाइन इंटीग्रल अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब वो फील्ड मेरी कंजर्वेटिव है। या फिर एक और तरीका है, और वो तरीका है कर्ल ऑफ एफ से देख लो। कर्ल ऑफ एफ अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब वो जो फील्ड है वो मेरी कंजर्वेटिव है। अब कर्ल निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम कर्ल निकालते हैं। वो अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में अलग अलग तरीके से हम कर्ल निकालते थे, उसका हमने एक स्टैंडर्ड रूल बनाया था। अब वो क्या रूल था जरा देखिए, मैं आपको याद दिला दूं। तो जिन लोगों ने वो वेक्टर कैलकुलस नहीं पढ़ा है भाई एक बार पढ़ लें। मैं आपको लाइन इंटीग्रल भी बताऊंगा और कर्ल से भी चीजों को देखेंगे। तो जरा देखिए कर्ल कैसे निकालें। कोई भी वेक्टर फील्ड है मान लीजिए, अब जरूरी तो नहीं है कि ये वेक्टर फील्ड कार्टेशियन फॉर्म में ही दे रखी हो। ये वेक्टर फील्ड आपकी XYZ मतलब कार्टेशियन फॉर्म में भी दी जा सकती है, या फिर ये R5Z सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी दे सकते हैं, या फिर इस वेक्टर फील्ड को आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी दे सकते हो। कैसे भी हो सकती है ना। ठीक है, तो वेक्टर फील्ड जो है वो किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको दी जा सकती है। अब उसका हम कर्ल कैसे निकालें, तो उसके लिए हमें एक जनरलाइज रूल बनाना पड़ेगा दोस्तों। और वो जनरलाइज रूल क्या है? 1/H1 H2 H3 डिटर्मिनेंट ऑफ H1 U1 कैप, H2 U2 कैप, H3 U3 कैप, डेल बाई डेल U1, डेल बाई डेल U2, डेल बाई डेल U3, H1F U1, H2F U2, H3F U3। इस तरह से आप क्या कर सकते हो? कर्ल को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये H1 H2 H3 एंड U1 U2 U3 इनको मैं कई बार बता चुका हूं दोस्तों। ये हमारे किससे निकल के आते हैं? DL से निकल के आते हैं। DL जो स्मॉल लेंथ हम लिखते हैं, अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में अलग अलग होती है। कार्टेशियन में अगर आप लिखोगे तो dx x कैप प्लस dy y कैप प्लस dz z कैप। अगर आप इसको सिलेंड्रिकल में देखोगे तो dr r कैप प्लस r d फाई कैप प्लस dz z कैप। वहीं पे अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखोगे तो dr r कैप प्लस r साइन थीटा d थीटा थीटा कैप प्लस एक बार जरा देखें r d थीटा आएगा यहाँ पे, r d थीटा थीटा कैप प्लस r साइन थीटा d फाई, r साइन थीटा d फाई फाई कैप। ये होता था हमारा, ये हमारा DL होता था अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो एक स्टैंडर्ड जो आप DL लिखोगे वो आपका आएगा H1 D U1 U1 कैप प्लस H2 D U2 U2 कैप प्लस H3 D U3 U3 कैप। ये जनरलाइज DL है। तो इसको कंपेयर करके अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंपेयर करके H1 H2 H3 एंड U1 U2 U3 की वैल्यू निकाल सकते हो और वो यहां पे पुट कर सकते हो। लेकिन कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ कंपेयर करना है? कार्टेशियन के साथ कि सिलेंड्रिकल के साथ कि स्फेरिकल के साथ? ये कैसे देखोगे आप? ये आप देखोगे कि जो वेक्टर फील्ड है वो कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे रखी है। जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे रखी होगी उसी के साथ हम H1 H2 H3 को देखेंगे और U1 U2 U3 को देखेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, हमें निकालना है, हमें चेक करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो कंजर्वेटिव है या नहीं है। तो आप क्या करोगे? अगर मैं कोई पॉइंट चार्ज लूं, यहां पे कोई पॉइंट चार्ज ले लेता हूं Q, इसकी वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो रेडियली अवे जाती है किसी भी r डिस्टेंस पे। अगर इसकी वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी Q/4πε0, वैक्यूम के अंदर देख रहा हूं मैं, r² r कैप। ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रेडियली आउटवर्ड है इस पॉइंट से, ये इसका ओरिजिन है एक तरह का, और यहां से रेडियली बाहर की तरफ जा रही है हर दिशा में। तो इसका मतलब है ये एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो गया। मैं इसको K मान लेता हूं, तो आप इसको लिख सकते हो K/r² r कैप। ये एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन पता चल गया ड्यू टू पॉइंट चार्ज।
अब अगर मैं इसका कर्ल निकालना चाहूंगा, मुझे देखना है ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, तो मुझे इसका कर्ल निकालना पड़ेगा। अगर मैं इसका कर्ल निकालूंगा तो मुझे ये H1 H2 H3 एंड U1 U2 U3 जो है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम वाले लेने पड़ेंगे, इसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा इसको, तब जाके H1 H2 H3 एंड U1 U2 U3 निकल के आएंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार जरा देखते हैं कि ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ अगर कंपेयर कर रहे हो तो H1 की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो H1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, H2 की वैल्यू अगर आप देखते हो तो H2 की वैल्यू R आ जाएगी, एंड H3 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी R sin थीटा, R sin थीटा। ठीक है, U1 की वैल्यू अगर आप देखोगे तो U1 बन जाएगा R, U2 जो बनेगा वो बनेगा थीटा, एंड U3 जो बनेगा वो फाई आ जाएगा। बिकॉज देखो ना ये जो है ना, इसमें U2 है ना, ये इनके साथ कंपेयर हो जाएगा, पीछे वालों के साथ। ठीक है, आई होप आपको समझ आया ये। अब जरा इसमें पुट कर देते हैं, तो बताइए कर्ल ऑफ जो E आएगा वो क्या बनेगा, कर्ल ऑफ E जो बनेगा वो बनेगा 1 H1 H2 H3। तो H1 H2 H3 करोगे तो क्या बन जाएगा, जरा देखो, H1 की वैल्यू 1 है, H2 R है और H3 R sin थीटा है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा R स्क्वायर sin थीटा, R स्क्वायर sin थीटा, 1 R स्क्वायर sin थीटा। डिटर्मिनेंट लेना है मुझे, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं भाई। अगर आपने नहीं पढ़ा है ये मैट्रिक्स में तो आप उसको एक बार मैथ्स में पढ़ते हो वैसे। ठीक है, वैसे मैं बता दूंगा कि इसको सोल्व कैसे करते हैं। तो H1 U1 कैप, H1 की वैल्यू 1 है और U1 कैप की वैल्यू R कैप है, H2 R थीटा कैप हो गया, R sin थीटा फाई कैप हो गया। ठीक है, यहां पे डेल बाई डेल R बन जाएगा, डेल बाई डेल थीटा एंड डेल बाई डेल फाई। यहां पे क्या बनेगा, H1 F U1। तो इसका मतलब जो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बाद केवल एक ही तो कंपोनेंट है, R कैप की तरफ कंपोनेंट है ना, इसका थीटा कैप और फाई कैप कंपोनेंट तो है ही नहीं ना। जो वेक्टर फील्ड है उसको अगर आप जनरल फॉर्म में लिखोगे तो उसके 3 कंपोनेंट है, F U1 U1 कैप, F U2 U2 कैप एंड F U3 U3 कैप। U2 का मतलब है थीटा कैप की डायरेक्शन और U3 का मतलब है फाई कैप डायरेक्शन में, और U1 का मतलब R कैप डायरेक्शन में। तो केवल जो वेक्टर फील्ड है हमारे पास ये वाली, इसके पास केवल R कैप वाला कंपोनेंट है। इसका मतलब केवल यहां पे एक कंपोनेंट आएगा H1 F U1। H1 की वैल्यू 1 होगी और F U1 की वैल्यू K बाई R स्क्वायर होगी, तो K बाई R स्क्वायर यहां पे कर देंगे, बाकी तो 0 आएंगे भाई। तो पॉइंट को समझिए, बाकी 0 क्यों है, ठीक है, क्योंकि इनमें आपका थीटा एंड फाई वाला कंपोनेंट तो है ही नहीं, तो इसलिए उनको हमने 0 कर दिया है। आई होप आपको ये समझ आया। तो चलिए अब जरा इसको अगर मैं डिटर्मिनेंट को सोल्व करूंगा तो बन जाएगा 1 R स्क्वायर साइन थीटा, R स्क्वायर साइन थीटा। अब डिटर्मिनेंट को सोल्व कैसे करते हैं, तो जरा देखिए, ये आपको पहले भी पता होना चाहिए वैसे तो। R कैप का अगर मैं कंपोनेंट लिखूंगा, पहले R कैप है ना, तो R कैप का अगर ये कंपोनेंट लिखोगे तो कैसे आएगा बताओ, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दो, 0 का डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस इस 0 का डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू फाई, तो 0 ही आएगा भाई। फिर आ जाओ दूसरे वाला माइनस R थीटा कैप, तो R थीटा कैप का कंपोनेंट क्या आएगा, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दो, फिर आप देखो 0 का डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू R विच इज 0, और फिर K बाई R स्क्वायर का डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू फाई, क्योंकि ये कॉलम तो छूट गया ना भाई। ठीक है, अब इसका फाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लोगे तो वो 0 आएगा। ठीक है, जो डिटरमिनेंट लेते हैं बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस है। नेक्स्ट आइए अब यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ऑल्टरनेट साइन है, इसके साथ प्लस है तो इसके साथ माइनस आएगा, फिर यहाँ पे प्लस आएगा, R साइन थीटा फाई कैप। ठीक है, R साइन थीटा फाई कैप। और अब जरा देखो, अब ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, अब 0 का डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू R विच इज 0, और इसका डेरिवेटिव लो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो 0, तो 0 माइनस 0, क्योंकि ये थीटा इसमें है ही नहीं ना कहीं पे। तो अल्टीमेटली अगर आप ध्यान से देखोगे तो फाइनल आंसर मेरे पास 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये समझे कि कर्ल ऑफ E, जो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसका जो कर्ल है वो हमारा 0 है। इसका मतलब जो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी स्टैटिक चार्ज की वजह से, ध्यान देना भाई, तो वो एक कंजर्वेटिव फील्ड आएगी। मतलब अगर आप उस फील्ड में एक पॉइंट से शुरू करके वापिस उसी पॉइंट पे आ रहे हो और लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हो तो लाइन इंटीग्रल 0 आएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको देख सकते हो दोस्तों। आई होप आपको ये समझ आया कि कैसे हम यहां से कर्ल को कैलकुलेट करें, और इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि पॉइंट चार्ज, जो स्टैटिक पॉइंट चार्ज होता है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड होती है। इवन जितने भी स्टैटिक चार्ज हैं,
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जितने भी स्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या कोई पॉइंट चार्ज तो खैर हमने देख ही लिया, अगर चार्जेस मेरे स्टैटिक है तो उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो ऑलवेज कंजर्वेटिव बनेगी दोस्तों, ऑलवेज कर्ल जो है वो जीरो आएगा। जरा देखिए, ये तो खैर हमने पॉइंट चार्ज की बात की, कोई भी और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हो, बस कंडीशन ये है कि स्टैटिक होना चाहिए। तो स्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर है हमारे पास और उसकी वजह से जो फील्ड हमें मिलेगी वो ऑलवेज कंजर्वेटिव मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक पॉइंट से शुरू करके और वहीं घूम फिर के वहीं पे आ रहे हो और इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल ले रहे हो तो लाइन इंटीग्रल जीरो आएगा, ठीक है। अब चलिए इसको जरा मैं और प्रूव कराता हूं, ठीक है। इस बार हम कर्ल से नहीं करेंगे, इस बार हम लाइन इंटीग्रल से करेंगे। जरा देखिएगा कैसे। मान लीजिए मैं बोलूं कि यहां पे कोई पॉइंट चार्ज है, चलो पहले पॉइंट चार्ज की वजह से देख लेते हैं, और यहां पे मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम भी ले लेता हूं। ये आई कैप है, चलो ऐसे ले लेते हैं, ये मेरा आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है, ये मेरा ओरिजिन है। इस ओरिजिन पे मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है क्यू, कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है क्यू, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक पॉइंट यहां से जो कि कुछ भी 1 मीटर डिस्टेंस पे है, इससे 1 मीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है। यहां से मैं शुरू कर रहा हूं और मैंने क्या किया, मैं पहले रेडियली आउटवर्ड गया, ठीक है। उसके बाद मैं ऐसे सर्कल पे घूमा, 2 मीटर की रेडियस पे ही घूमा मैं, और उसके बाद मैं फिर अंदर की तरफ आया, ठीक है, और फिर वापस सर्कल पे घूम के इस तरफ आ गया, ठीक है। इस तरह का मैं पाथ ले रहा हूं, सोचिए जरा देखिए, एक बार फिर से बता रहा हूं। मान लीजिए मैंने यहां से स्टार्ट किया ए पॉइंट से, इसको ए पॉइंट बोल देते हैं, यहां से मैं इधर गया और यहां पे 2 मीटर अवे तक जा चुका हूं मैं, ठीक है। उसके बाद मैं नीचे की तरफ आया हूं, ठीक है, और वापस आया हूं, वापस 1 मीटर पे आ गया मैं, यहां पे जो डिस्टेंस है वो अगेन 1 मीटर बन गई मेरी, ठीक है। यहां पे 2 मीटर ही थी, 1 मीटर पे वापस आया हूं और फिर वापस मैं उसी पॉइंट पे आ गया। मुझे बताना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉइंट चार्ज की वजह से, डॉट डीएल का क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, आपको ये बताना है, आपको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। हालांकि मुझे पता है कि ये जीरो आएगा, लेकिन जरा चेक करके देखते हैं कि जीरो कैसे आ रहा है ये, ठीक है, उसको जरा देखते हैं। अब बोलोगे सर जीरो क्यों आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आपकी कंजर्वेटिव फील्ड होती है। तो कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब क्या हुआ, कर्ल उसका जीरो होता है, और किसी भी क्लोज्ड लूप में अगर आप चलते हो तो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू जीरो आएगी, यही तो पहचान है कंजर्वेटिव फील्ड की। बट वैसे अगर कैलकुलेशन करनी हो आपको तो कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले तो इसको समझिए कि कैसे आप मूव कर रहे हो, इसको आप जरा थोड़ा दिमाग लगाना। यहां पे मैं मान लेता हूं कि मेरा जो थीटा है ये वाला z एक्सिस के साथ, अगर आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पता हो तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब भी हम मूवमेंट करते हैं, जो डीएल होती है हमारी, जो स्मॉल लेंथ होती है, उसके 3 कंपोनेंट होते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप। मतलब मेरे पास 3 डायरेक्शंस हैं, एक रेडियल डायरेक्शन है, एक थीटा कैप डायरेक्शन है और एक फाई कैप डायरेक्शन है। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो मैं रेडियली मूव कर रहा हूं, ए से स्टार्ट हुआ था, मैं रेडियली जा रहा हूं। पहले केस में यहां से यहां पे मैं रेडियली मूव कर रहा हूं, मेरा थीटा बदल नहीं रहा, थीटा हमेशा जेड के साथ मेजर किया जाता है, और फाई जिस प्लेन में आप मूव कर रहे हो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। अगर आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम याद हो तो उसमें हमने देखा था कि जो फाई एंगल होता है वो एक्स एक्सिस से कितना आपका, क्योंकि आप सोचिए ना, आप यहां पे क्या कर रहे हो बताओ, जो पॉइंट चार्ज है, अगर मैं इसको विजुलाइज करा के दिखाऊं, आपका पॉइंट चार्ज यहां पे था और आप पहले यहां पे थे, इस ए पॉइंट पे थे, आप रेडियली आउटवर्ड जा रहे हो। इसका मतलब आप जिस प्लेन में हो उसी प्लेन में रह रहे हो, एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बदल रहा आपका, उसी प्लेन में हो जिस प्लेन में आप पहले थे, उसी में बस रेडियली बाहर की तरफ जा रहे हो। फाई नहीं चेंज हो रहा, केवल आर चेंज हो रहा है, ना ही थीटा चेंज हो रहा है। थीटा कहां से मेजर होता है बताओ, इसमें थीटा जेड एक्सिस के साथ मेजर होता है, ये है मेरा थीटा।
तो पहले मैं मान लेता हूं कि इस थीटा 1 की जो वैल्यू है, यहां पे थीटा 1 मान लेता हूं, जो थीटा 1 है वो मान लीजिए मेरा 30 डिग्री है, ठीक है। और पहले जब आप यहां से यहां पे जा रहे हो, ए इसको मैं बी बोल देता हूं, इसको मैं सी बोल देता हूं और इसको मैं डी बोल देता हूं, और वापस फिर ए पे आ गए हो। तो जब आप ए से बी पे जा रहे हो, केवल आपका आर बदल रहा है, थीटा नहीं बदल रहा और ना ही फाई बदल रहा। फिर जब आप बी से सी पे आ रहे हो तो आपका थीटा चेंज हो रहा है, आर नहीं चेंज हो रहा, आर अब 2 बन चुका है। तो आपका ना फाई चेंज हो रहा है ना आपका आर चेंज हो रहा है। अब आप 2 रेडियस पे थे, नीचे की तरफ आ रहे हो आप। एक्स के साथ जो एंगल था प्लेन का वो नहीं बदल रहा, वो आप उसी प्लेन में हो, बस उस प्लेन में 2 से आप नीचे की तरफ आ रहे हो, बस आपका थीटा बदल रहा है। इसको मैं थीटा 2 बोल देता हूं, पहले वाले को थीटा 1 बोला था, अब इसको मैं थीटा 2 बोल देता हूं। और थीटा 2 की वैल्यू मान लीजिए मेरे पास 60 डिग्री है, ठीक है। तो इसका मतलब जब आप बी से सी पे आ रहे हो, केवल आपका थीटा बदल रहा है, ठीक है। और फिर वापस आप सी से डी पे आ रहे हो, इसका मतलब अगेन आर बदल रहा है। अब आप अंदर की तरफ आ रहे हो, उसी प्लेन में हो, ठीक है। फाई नहीं चेंज हो रहा, फाई कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा पूरे लूप में, ठीक है। पॉइंट को समझिए। अब यहां से जब आप आओगे तो केवल आर चेंज होगा, और फिर यहां से जब आप यहां पे जाओगे तो अगेन मेरा थीटा चेंज होगा, आर की वैल्यू मेरी 1 पे कांस्टेंट हो जाएगी। फाई मेरा पूरे लूप में कहीं पे भी नहीं बदल रहा। तो पहले तो आपको लूप को समझना होगा कि लूप जो है वो बदल कैसे रहा, उसमें कैसे स्मॉल लेंथ आप चल कैसे रहे हो, कौन सा कंपोनेंट आपका बदल रहा है, ठीक है। ये आपको समझना होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हमने देखा कि किस तरह से हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लूप हमें दिया हुआ है, कौन सी चीज कैसे बदल रही है वो हमने एनालाइज कर लिया। अब सबसे पहले ई डॉट डीएल निकालते हैं। तो ई के 3 कंपोनेंट होंगे भाई। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को देखूं तो आइडली तो 3 होने चाहिए, बट यहां पे पॉइंट चार्ज की वजह से तो केवल एक ही कंपोनेंट आता है, और वो कौन सा होता है, k बाई आर स्क्वायर आर कैप, बस यही कंपोनेंट होता है, और तो कोई कंपोनेंट होता नहीं। और डीएल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये होता है। तो एक काम करता हूं, मैं ई डॉट डीएल निकाल लेता हूं सीधा सीधा। ई डॉट डीएल तो केवल एक ही बचेगा भाई, k बाई आर स्क्वायर डी आर, ये बनेगा। और तो कोई कंपोनेंट आया नहीं, डी फाई और डी थीटा, ये तो सब कुछ आया ही नहीं भाई, केवल इतना ही बचा भाई, ई डॉट डीएल के अंदर ये आया। अब अगर मैं ए से बी पे चल रहा हूं, मान लीजिए मैं फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि मैं क्लोज लूप में चलना है ना मुझे, तो क्लोज लूप को छोटे छोटे ओपन लूप में तोड़ लो ना यार, ये अलग कर लो, ये अलग कर लो, ये अलग कर लो, ये अलग कर लो, और ओपन लूप का इंटीग्रल निकाल लो। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं ई डॉट डीएल निकाल रहा हूं, और कहां से कहां तक, जब मैं ए से बी पे मूव कर रहा हूं, तो ए से बी पे मूव करूंगा तो मेरा फ्रॉम ए टू बी लिख देता हूं मैं इसको। और ई डॉट डीएल की वैल्यू क्या है, ई डॉट डीएल की जो वैल्यू है वो है k बाई आर स्क्वायर डी आर। आर कहां से कहां तक बदल रहा है बताइए, आर 1 पे यहां पे था और 2 पे यहां पे है, तो 1 से लेके 2 तक आप लिख दोगे, ये बन जाएगा ए से बी तक का मेरा ई डॉट डीएल। फिर आइए, अगर मैं बोलूं ई डॉट डीएल, फिर से मुझे निकालना है बी से सी पे। अब बी से सी पे अगर आ रहे हो, ई डॉट डीएल की वैल्यू ये है, लेकिन आर तो बदल ही नहीं रहा, आर यहां पे भी 2 है और यहां पे भी 2 है। तो ई डॉट डीएल की अगर आप वैल्यू करोगे तो वो बन जाएगी k अपॉन आर स्क्वायर डी आर, और आर की वैल्यू 2 से 2 पे ही रहते हो आप, ध्यान से देखो। ई डॉट डीएल की वैल्यू पुट कर दी मैंने, आर मेरा बदल नहीं। आप बोलोगे सर फाई तो, थीटा तो बदल रहा है, तो थीटा का कंपोनेंट है ही नहीं ना इसमें ई डॉट डीएल में, पॉइंट को समझिए। तो आर की वैल्यू तो 2 से 2 पे ही है, तो इसका मतलब ये तो क्या बनेगा, ये बनेगा 0। आप देखते ही बोल देते भाई ई डॉट डीएल केवल तभी आंसर देगा जब आर बदल रहा होगा, क्योंकि इसमें डी आर का कंपोनेंट है, केवल आर बदल रहा होगा तभी आएगा। अगर आर के अलावा कुछ और चीज बदल रही है तो इसकी वैल्यू 0 आएगी ई डॉट डीएल की। अब यहां पे देखो, यहां से बी से सी पे आर बदल ही नहीं रहा, केवल थीटा बदल रहा है, तो इसका मतलब ई डॉट डीएल की वैल्यू में तो केवल डी आर है ना, वो तो आर के चेंज की वजह से दिखाएगा। तो यहां से यहां तक ई डॉट डीएल की वैल्यू 0 आएगी। अगेन आप बताइए सी से डी पे, तो अब आइए सी से डी पे, तो सी से डी पे अगर आप आओगे तो बन जाएगा ई डॉट डीएल, और ये बन जाएगा k बाई आर स्क्वायर, ई डॉट डीएल की वैल्यू k बाई आर स्क्वायर डी आर बन जाएगी। और r कहां से कहां तक बदल रहा है, 2 से लेके 1 तक, 2 से लेके 1 हो गया भाई, ठीक है। फिर आप आइए, फिर अगेन d से वापस a पे आ जाओ, ई डॉट डीएल, तो ये बन जाएगा अगेन k बाई आर स्क्वायर डी आर। अब यहाँ पे r तो चेंज हो ही नहीं रहा, r की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 से 1, तो अगेन ये क्या बन जाएगा 0। तो हमने क्या किया, हमने क्लोज लाइन इंटीग्रल को 4 ओपन इंटीग्रल में सोल्व कर लिया। अब सबको ऐड कर दो भाई, तो क्लोज लाइन इंटीग्रल आ जाएगा। तो सबको ऐड करोगे तो जरा ध्यान से देखो, ये है k बाई आर स्क्वायर डी आर, इनको तो छोड़ ही दो ना, c से b एंड
आपका ए से डी, सॉरी डी टू ए एंड बी टू सी, इनको तो आप छोड़ ही दो ना यार, ये तो 0 0 है ना। केवल अपने को ये देखना है, एक तो ये ए टू बी एंड एक आपको देखना है सी टू डी। अब अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो ये 1 से 2 है और ये सेम 2 से 1 है, इसका मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं हो गए ये। तो जब आप जोड़ोगे तो फाइनल आंसर क्या बनेगा? फाइनल आंसर 0 आएगा, ये कैंसिल कर जाएंगे एक दूसरे को। पॉइंट को समझिए भाई। तो क्लोज लाइन इंटीग्रल अगर आप यहां पे निकालोगे तो आंसर आएगा 0, ठीक है। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, अगर आपको कर्ल से नहीं सोचना है तो। अब आप बोलोगे सर ये आपने ऐसा क्यों बताया, जब अपने को पहले ही पता था कि क्लोज लाइन इंटीग्रल 0 आएगा, तो आपने इसको सीधा ही डायरेक्टली लिख देते 0 है, कर्ल ऑफ ई तो 0 ही था ना, तो क्लोज लाइन इंटीग्रल करोगे 0.4 लिख देते हैं, हमने चेक करने की जरूरत क्या पड़ी। जरा देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है आपसे क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल नहीं पूछते, कई बार आपसे ओपन लाइन इंटीग्रल पूछते हैं, तो उसमें ओपन लाइन इंटीग्रल में कर्ल वाला रूल तो आप लगा नहीं सकते हो, ठीक है। जरा देखिए, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई मेरे पास कोई लाइन चार्ज है, कोई लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि ये मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है, और यहां पे कोई इनफाइनाइट लाइन ऐसे रखी हुई है और उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। वो दे रखा है आपको, मान लीजिए 2 माइक्रोकूलम पर मीटर, या लैम्डा ले लेते हैं, चलो जनरलाइज ले लेते हैं, स्पेसिफिक नहीं लेते हैं, जनरलाइज ले लेते हैं, लैम्डा कूलम पर मीटर। ये आपको z एक्सिस पे इस तरह से लाइन चार्ज दे रखा है। आपको एक पॉइंट दे रखा है P, या A पॉइंट बोल दो इसको, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। कोऑर्डिनेट क्या है जरा देखिए, वो है 2, 30 डिग्री एंड 2। तो इसका मतलब ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। 2 का मतलब क्या है बताओ जरा। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, r phi z, ये होता है। कोई भी पॉइंट का जो लिखते हैं वो इस तरह से लिखते हैं। ये r क्या है, ये इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये 2, ये इसकी रेडियस को दिखाता है, ठीक है। थीट ये फाई है, फाई का मतलब ये x की तरफ नहीं है, x से कितने एंगल पे है, 30 डिग्री है ये x से। अगर आप इसका टॉप व्यू देखेंगे तो मैं आपको क्लियरली दिखा पाऊंगा। जरा देखिए, अगर मैं इसका टॉप व्यू दिखाऊं, अगर मैं इसको ये आई कैप बोल दूं और ये जे कैप बोल दूं, जरा देखो मैंने क्या किया है, मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट कर दिया सो दैट आप टॉप व्यू देख सके। ये आई कैप था, ये जे कैप था, ये के कैप था, मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, तो आई कैप नीचे चला गया, जे कैप इधर, के कैप आपकी तरफ आ गया है, और यहां पे जो लाइन चार्ज है वो आपकी तरफ, बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ है, ठीक है। अब ये पॉइंट देखते हैं कहां पे है। ये पॉइंट इस लाइन चार्ज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2, इधर भी हो सकता है, इधर भी, कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन ये अगला पॉइंट दे दिया 30 डिग्री पे है, इसका मतलब जो एक्स एक्सिस है इससे 30 डिग्री लाइन पे है, यहां से 30 डिग्री आ जाओ भाई, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री वाली लाइन पे है, ये जेड था, यहां पे लाइन चार्ज है मेरा, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 2 है, 30 डिग्री पे है एक्स एक्सिस से, ठीक है। एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे है और यहां से 2 लेंथ है इसकी, परपेंडिकुलर लेंथ जो लाइन चार्ज है ना, लाइन चार्ज मेरा ये है लाइन चार्ज आपकी तरफ है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है 2 डिस्टेंस पे, और 30 डिग्री एक्स के साथ बन रहा है, और हाइट कितनी है, जेड कितना है 2, इसका मतलब 2 बाहर की तरफ है, क्योंकि जेड अब बाहर की तरफ हो गया ना भाई, आपकी तरफ हो गया ना जेड, तो आपकी तरफ ये बाहर 2 निकला हुआ है। तो अगर आप इसको दिखाने की कोशिश करोगे तो आप बताओगे कि ये मेरा जेड एक्सिस है, तो आपको 2 डिस्टेंस इससे परपेंडिकुलर चलना है 30 डिग्री पे, एक्स के साथ 30 डिग्री बनना चाहिए, एक्स के साथ आपका 30 डिग्री बनना चाहिए, और हाइट जो आनी चाहिए जेड की तरफ, जो बाहर की तरफ आएगा वो 2 आएगा, बाहर की तरफ 2 हाइट आएगी, और 2 डिस्टेंस यहां से आ जाएगी, और 30 डिग्री पे यहां से हो जाएगा। तो आप जरा इसको विजुलाइज करने की कोशिश करो कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पॉइंट दिया जाता है उसको कैसे आप दिखाते हो, कैसे दिया जाता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। ये पॉइंट था मान लीजिए ए, और एक और पॉइंट आपको दे रखा है, दूसरा पॉइंट क्या है, कोई बी पॉइंट है, और बी पॉइंट कहां पे है, वो है मान लीजिए आर की वैल्यू उस पे दे रखी है 4, फाई दे रखा है 60 डिग्री, और जेड दे रखा है 5, ये बी पॉइंट है। आपको बताना है मैं ए से बी पे चल रहा हूं, ठीक है, ए से बी पे जा रहा हूं,
आपको बताना है ई डॉट डीएल की वैल्यू क्या होगी। ई डॉट डीएल की वैल्यू क्या होगी अगर मैं ए से बी पे जाऊं तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग बन गया है। कैसे इंटरेस्टिंग बन गया है जरा ध्यान से समझिए। यहां पे कोई क्लोज लूप में नहीं चल रहे हो आप ओपन लूप में चल रहे हो, तो आप कर्ल के तरीके से नहीं सोच सकते हो अभी यहां पे, ठीक है। अब आपको बिल्कुल बेसिक आइडिया लगाना पड़ेगा, आपको ओपन लाइन इंटीग्रल पता होना चाहिए कैसे करेंगे। दूसरी बात, स्टैटिक चार्ज है। स्टैटिक चार्ज से मुझे ये पता है कि भाई स्टैटिक चार्ज कंजर्वेटिव फील्ड होती है, स्टैटिक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कंजर्वेटिव आएगी। बट कंजर्वेटिव फील्ड होने से हमें एडवांटेज तब होता जब आपका क्लोज लाइन इंटीग्रल निकालना होता, तो आप सीधा आंसर देते 0। क्या अब हम इस कंजर्वेटिव नेचर का कोई और फायदा उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हो। कंजर्वेटिव फील्ड की एक और पहचान होती है दोस्तों, और वो क्या पहचान होती है? कंजर्वेटिव फील्ड में अगर आप उस फील्ड का लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हो, जैसे कि मान लीजिए कोई कंजर्वेटिव फील्ड है F, और उस फील्ड का मैं लाइन इंटीग्रल निकाल रहा हूं कोई पॉइंट A से B तक। सोचिए कोई फील्ड है इस तरह की है, F फील्ड है, ठीक है, और मैं A से B पे जा रहा हूं, ठीक है। ये पॉइंट मेरा A है और ये पॉइंट मेरा B है। अब कंजर्वेटिव फील्ड का एक बड़ा बढ़िया फायदा होता है क्या? अगर आप A से B पे ऐसे जा रहे हो और आप लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हो कंजर्वेटिव फील्ड का, अगर फील्ड मेरी कंजर्वेटिव है तो जरूर नहीं आप ऐसे जाओ A से B तक, आप ऐसे भी जा सकते हो A से B तक। जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। इसका मतलब कंजर्वेटिव फील्ड में A से B पे आपको जाना है, पाथ के इंडिपेंडेंट रहेगा आंसर। जो पाथ है वो कैसे भी ले लो, चाहे ऐसे ले लो, चाहे ऐसे ले लो, चाहे ऐसे घूम फिर के कहीं से भी घूम फिर के आ जाओ, आपका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा अगर आप कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर मूव कर रहे हो तो, ठीक है। पाथ के इंडिपेंडेंट आएगा। पॉइंट को समझिए, ठीक है। तो अब हम इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं यहां पे। कैसे एक्सप्लॉइट करें भाई? क्योंकि मुझे पता है कि स्टैटिक चार्ज है, स्टैटिक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो तो कंजर्वेटिव आएगी। तो कंजर्वेटिव आएगी तो मुझे अगर A पॉइंट से B पॉइंट पे मूव करना है तो आप देखो क्या बदल रहा है, मेरा R भी बदल रहा है, मेरा फाई भी बदल रहा है और मेरा Z भी बदल रहा है, तीनों ही बदल रहे हैं। तो आप ऐसे रैंडम पाथ क्यों ले रहे हो? स्टेप वाइज चलो ना, पहले सिर्फ R को बदलो। जैसे देखो आपका पॉइंट A यहां पे था, इसमें आप Z को नहीं देख पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि Z आपकी तरफ है ना, तो Z आपको नजर नहीं आएगा कि कितनी हाइट है। हालांकि ये पॉइंट की हाइट हमें पता है कितनी है, बताओ। ये 230 डिग्री 2 पे है। इसका मतलब हमें ये पता है कि ये Z में 2 हाइट आगे है, बाहर की तरफ है 2। हालांकि वो दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हम केवल 2D में देख रहे हैं इसको, Z वाला हमारी तरफ है। बट हमें ये तो पता है कि R कितना है और फाई कितना है इसका। अब चलिए, अब हमें B पे चलना है, तो B पे चलने के लिए काम करते हैं, पहले हम R को चेंज करते हैं। बस 2 से कहां पे आ जाते हैं? 4 पे आ जाते हैं, और ये फाई और Z को उतना ही रखते हैं। जरा देखिए भाई, यहां पे आ गया, यहां पे क्या बन गया? इस पॉइंट को मैं C बोल देता हूं। 430 डिग्री और Z में मेरा 2 ही है, तो मैं सिर्फ R को बदला हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहां से मैं यहां पे आया हूं। अब आइए, अब फाई को बदलते हैं। कितना बताओ? अपने को फाई 30 से 60 पे करना है, तो देखो पहले R को बदल दिया हमने अभी, ठीक है। अब फाई को बदलना है। फाई को बदलने के लिए मुझे इधर मूव करना होगा, R को उतना ही रखते हुए, और मैं यहां पे इसको रेडियस को सेम रखते हुए मैं 60 डिग्री पे आ जाऊंगा अब मैं, ठीक है। तो यहां पे मैं आ गया हूं, इसको मैं D बोल देता हूं। ये पॉइंट होगा मेरा D। R की वैल्यू 4 है, फाई मेरा 60 डिग्री है, और Z की वैल्यू यहां पे 2 है, ठीक है। अब क्या करना है मुझे? देखो R भी हो चुका है, फाई भी हो चुका है, चेंज हो चुका हो, केवल Z रह गया। अब तो Z 2 से कहां पे चलना है? अपने को 5 पे चलना है। तो अब जरा देखो, आप 2 पे तो पहले बैठे हो, अब आपको 5 पे चलना है। तो 5 कहां है? 3 आगे आगे, हालांकि आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि आप Z आपकी तरफ है ना। तो फिलहाल ये जो पॉइंट है ये इस XY प्लेन से 2 आगे है। ये पॉइंट जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये असल में 2 हाइट पे है, Z की तरफ 2 पे है, और 2 से आपको 5 की तरफ और चलना है, 3 और आगे ऊपर की तरफ चलना है, मतलब बाहर की तरफ चलना है। अब आपको 3 इस पॉइंट से बाहर की तरफ 3 डिस्टेंस और चलना है, तो वो आपको नजर नहीं आएगा वो यहाँ पे, ठीक है। वहां पे फिर आपका B पॉइंट आएगा, समझ रहे हो।
तो असल में रैंडम ऐसे पाथ जो दिया हुआ है आपको जिस पे E.dl निकालना है, उस पाथ को फॉलो करना जरूरी है क्या? मुझे ये पहले ही पता है कि फील्ड मेरी कंजर्वेटिव है स्टैटिक चार्ज की वजह से, तो मैं कोई भी अपनी मर्जी का पाथ लूंगा, ए से लेके बी तक का फाइनल रिजल्ट मेरा उतना ही आएगा। तो हमने अपनी मर्जी का पाथ ले लिया, ठीक है, जिसपे हमारी कैलकुलेशन आसान हो सके, जिसमें एक आर बदल रहा हो एक बार एक पाथ में केवल फाई बदल रहा हो और एक पाथ में केवल जेड बदल रहा हो, सो दैट हम पाथ वाइज इसको सोल्व कर सकें। अब हम सोल्व कैसे करेंगे इसको, वो भी जरा देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें ई की वैल्यू निकालनी। ई हमें पता है लाइन चार्ज की वजह से ई क्या होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और आर कैप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है। यहां पे जो आर है वो ये जेड एक्सिस के साथ मेजर किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है ये। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डीएल क्या होता है, डीएल होता है डी आर आर कैप प्लस आर डी फाई फाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे ई डॉट डीएल निकाल लेते हैं पहले। ई डॉट डीएल की वैल्यू भी आप तो बच गए। अब यहां पे जरा देखिए, आप लकी रहे, यहां पे ये बन गया भाई। फाई और जेड चेंज होने से ई डॉट डीएल में कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। जरा देखो ध्यान से, ई डॉट डीएल के अंदर केवल डी आर आया है भाई, इसका मतलब आर बदलने से ई डॉट डीएल बदलेगा बस। ई डॉट डीएल की जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो केवल आर के चेंज होने की वजह से होगी। फाई और जेड को अगर आप बदल रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट को समझिए। तो अगर आप ए से बी पे जा रहे हो तो इसमें तो आर भी बदल रहा है, फाई भी बदल रहा है, जेड भी बदल रहा है, लेकिन ई डॉट डीएल में तो केवल डी आर है, तो केवल आर के रेस्पेक्ट में देखना है अपने को। फाई और जेड के रेस्पेक्ट में 0 आंसर आएगा इसका। तो अगर मैं पाथ चलूं यहां से ए से बी पे, तो पहले पाथ में देखो, पहला ये पाथ है, फिर दूसरा ये पाथ है, और तीसरा फिर बाहर की तरफ आ रहे हो आप, 2 से 5 पे आ रहे हो। तो पाथ नंबर 2 एंड पाथ नंबर 3 में ई डॉट डीएल की वैल्यू 0 आएगी। क्यों 0 आएगी? क्योंकि पाथ नंबर 2 में फाई बदल रहा है, एंगल बदल रहा है आपका, और पाथ नंबर 3 में आपका हाइट बदल रही है। इसका मतलब यह हुआ कि पाथ नंबर 2 और पाथ नंबर 3 में ई डॉट डीएल की वैल्यू आएगी 0। ई डॉट डीएल केवल पाथ नंबर 1 पे आएगा। और कहां से कहां तक आ रहा है बताओ, आर आपका 2 से लेके 4 पे आ रहा है। तो आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रल कर दोगे। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों, इट कम्स आउट टू बी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और यहां पे आएगा 1 अपॉन आर डी आर, आर की वैल्यू 2 से लेके 4 तक। सीधा सीधा इतना आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आई होप आपको समझ आया। आप बोलोगे सर केवल आर क्यों? भाई क्योंकि ई डॉट डीएल में डी आर आ रहा है बस। अगर यहाँ पे डी फाई और डी जेड भी आ जाता है इसके अंदर, तो फिर हम देखते हैं फाई कैसे बदल रहा है या जेड कैसे बदल रहा है। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं, उसको जरा करते हैं सोल्व, उससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए, मैं एक जनरल क्वेश्चन ले रहा हूं इस बार। अभी तक तो मैं पॉइंट चार्जेस की वजह से ले रहा था, ठीक है। तो जो स्टैटिक चार्ज होते हैं ना, स्टैटिक चार्ज में आप पॉइंट को समझिए। स्टैटिक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो कंजर्वेटिव आती है। उनमें अगर आपको ए से बी क्लोज पूछा होता, मान लीजिए क्लोज लाइन इंटीग्रल पूछा था, सीधा सीधा 0 आंसर कर देते हैं। लेकिन अगर ओपन लाइन इंटीग्रल पूछ लिया, ए से बी पे अपने को जाना है स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्टैटिक चार्जेस की वजह से आई, उसके अंदर अगर आपको ए से बी पे मूव करना है, तो पाथ आप अपनी मर्जी का ले लो, जिससे आपको कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाए। जो रैंडम पाथ दे रखा है उसको छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि फील्ड कंजर्वेटिव है, और कंजर्वेटिव फील्ड की एक और प्रॉपर्टी भी होती है कि जो ई डॉट डीएल आता है वो पाथ इंडिपेंडेंट आता है, ठीक है। जरा देखिए, एक और जरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक और सवाल को देखने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपसे ये बोलता कि मेरे पास कोई फील्ड है, अब ये जरूर नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कोई भी फील्ड दे रखी है, और वो दे रखी है 2x² आई कैप प्लस 2xy/z जे कैप प्लस 3z² k कैप। ये आपको कोई फील्ड दे रखी है। अब जरूर नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कोई भी वेक्टर फील्ड है ये, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप ये कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है आपको, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। यहां पे कोई पॉइंट था ए पॉइंट से आप जो है बी पॉइंट पे आ रहे हो। ए पॉइंट जो है वो है मेरा 1,0,0,
यहां से आप बी पॉइंट पे आ रहे हो 2,3,2 या 2,2,2 ले लो, चलो ये मेरा बी पॉइंट है। आप ए से बी पे आ रहे हो और आपको निकालना है एफ डॉट डीएल। अब सुनिए, ए से बी तक का, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। क्या आप यहां पे कोई भी रैंडम पाथ ले सकते हो? मतलब ए से बी पाथ दे नहीं रखा, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि पाथ दे नहीं रखा, तो क्या आप अपनी मर्जी का पाथ ले सकते हो? क्या आंसर सेम आएगा किसी भी पाथ से अगर चलोगे तो? ये कई सारे क्वेश्चन यहां पे खड़े हो जाते हैं भाई। अगर ए से बी का पाथ नहीं दिए रखा है जिसपे हमें ई डॉट डीएल निकालना है, तो इसका मतलब क्या है? पाथ तो देना चाहिए ना भाई। ई डॉट डीएल अगर मुझे निकालना है ए से बी के बीच में, पाथ देना चाहिए। किस पाथ पे आपको करना है? चलो 1 मिनट के लिए पाथ दे भी दिया है, चलो मान लीजिए कि ये पाथ दे दिया है, ऐसा कोई रैंडम पाथ दे दिया है, मुझे इस पाथ पे ई डॉट एफ डॉट डीएल की वैल्यू निकालनी है। तो इस एफ डॉट डीएल की वैल्यू क्या निकल के आएगी? पहले तो ये देखते हैं कि क्या ये फील्ड कंजर्वेटिव है। अगर तो फील्ड कंजर्वेटिव है तो ये जो टेढ़ा मेढ़ा पाथ है ना, इसको आप एक सिंपल पाथ में बना लो, इसको एक सिंपल पाथ में बना लो और उससे आप जो है उससे आप सोल्व करो। तो पहले क्या चेक करेंगे, कंजर्वेटिव है या नहीं। कंजर्वेटिव कैसे चेक करोगे? कर्ल से। कर्ल से आप चेक कर सकते हो। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको दे रखा है तो h1 h2 की h3 की वैल्यू 1 1 1 हो जाएगी। तो अगर मैं कंजर्वेटिव नेचर निकालूं तो 1/h1 h2 h3 ये सब 1 हो जाएगा, और यहां पे h1 i कैप, h2 j कैप, h3 k कैप, डेल बाई डेल x, डेल बाई डेल y, डेल बाई डेल z, और यहां पे बन जाएगा 2x²y, यहां पे आ जाएगा 2xyz, और यहां पे बन जाएगा 3z²y। ठीक है जी। अब यहां से अगर मैं सोल्व करूंगा तो x कंपोनेंट क्या निकल के आएगा बताओ जरा? x कंपोनेंट, इसको y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लो तो ये बन जाएगा 3z² माइनस z के रेस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो ये बन जाएगा 2xy। ये तो जीरो नहीं आया भाई, x कंपोनेंट ही जीरो नहीं आया, y एंड z को छोड़ दो। ठीक है, ये नॉन जीरो आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये जो फील्ड है ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, नॉन कंजर्वेटिव। और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में जो आपको लाइन दे रखी है आपको उसी पे इंटीग्रल करना होगा। अगर आपने कोई सिंपल पाथ बना लिया कि पहले आप सिर्फ j की तरफ मूव, पहले आप x की तरफ मूव करो, फिर y की तरफ और फिर z की तरफ मूव करो, आप अपना ऐसा कोई पाथ बना रहे हो सिंपल पाथ, उससे आंसर फिर डिफरेंट आएगा। जो आपको दे रखा है लूप, आपको इसी पे चलना होगा और इसी से आपका आंसर निकालना होगा। लेकिन अब आप यहां पे निकाल नहीं पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे कि नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है और आपको पाथ भी टेढ़ा मेढ़ा दे रखा है। अब इस पाथ में हमें नहीं पता कि x कैसे बदल रहा है साथ साथ, y कैसे बदल रहा है साथ साथ, z कैसे। आप पूरा नहीं लिख सकते हो कि x 1 से 2 पे जा रहा है, नहीं भाई। कंजर्वेटिव होती तो सीधा कर लेते आप ऐसे कि x जो है वो 1 से 2 पे जा रहा है। पॉइंट को समझिए। अब इस पाथ जो रैंडम पाथ दे रखा है, यहां पे तो x अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग तरीके से बदल रहा है, उसकी अलग अलग इक्वेशन है। तो अब यहां पे हम फंस गए हैं, यहां पे आपको इसको समझना थोड़ा सा मतलब सोल्व करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अगर ये पाथ इजी दे रखा होता, कंजर्वेटिव फील्ड नहीं है ये, ध्यान रखना, तो इसमें पाथ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप अपनी मर्जी से पाथ नहीं मान सकते हो। अगर ये पाथ दे रखा होता तो बहुत आसान हो जाता। तो जरा देखिए कैसे, अगर ये पाथ दे रखा है कि भाई अपने को यहां तक पहुंचना है, और कैसे पहुंच रहे हैं जरा देखिए। पहले आप x में चल रहे हो, ठीक है, पहले आप x में चल रहे हो, मान लीजिए यहां पे आए हो 2 पे, ठीक है, 1 0 0 जो था, पहले आप यहां पे x में 2 पे आ गए हो, फिर आप y में 2 पे आ गए हो इधर, ठीक है, ठीक है भाई, और फिर आप z में आ गए हो। अगर ये पाथ दे रखा होता कि भाई ये मेरा पाथ है, इस पाथ पे आप निकालो f डॉट डीएल की वैल्यू, फिर तो आप निकाल देते। अगर कोई रैंडम पाथ है तो फिर आपको उसी पे चलना पड़ता, फिर आप अपनी मर्जी से पाथ नहीं ले सकते, तो उसमें निकालना बड़ा मुसीबत हो जाता। पॉइंट को समझिए। अगर ये पाथ दे रखा होता, क्योंकि इस बार ये नॉन कंजर्वेटिव है, अलग अलग पाथ से अलग अलग आंसर आएगा। अगर ऐसे दे रखा होता तो डिफरेंट आंसर आता भाई, ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसे चलते तो डिफरेंट आंसर आता, ऐसे चलोगे तो डिफरेंट आंसर आएगा। तो इस बार पाथ डिपेंडेंट आंसर है, ये ध्यान देना। तो अगर तो रैंडम पाथ दे दिया तो सोल्व ही नहीं कर पाओगे फिर आप इसको, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी पाथ की इक्वेशन नहीं पता क्या है। हाँ, अगर ऐसे पाथ दे दिया होता फिर हम सोल्व कर लेते। कैसे करते सोल्व, वो भी जरा देख लीजिएगा कैसे करते। यहां पे डीएल की वैल्यू क्या होगी बताओ? सोचिए, ये पाथ दे रखा है आपको, ए से आप बी पे जा रहे हो और वाया दिस पाथ जा रहे हो, ठीक है। आपको बताना है एफ डॉट डीएल की वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले डीएल को देखिए, डीएल क्या होगा? dx i कैप प्लस dy
जे कैप प्लस डी जेड के कैप, कार्टेशियन में यही होता है भाई। और एफ डॉट डी एल अगर आप करते हो तो एफ डॉट डी एल की जो वैल्यू होगी, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो तो ये बन जाएगा 2x² dx प्लस 2xy z dy प्लस 3z² dz। ये बन जाएगा मेरा f डॉट डी एल। एफ डॉट डी एल की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब क्या करेंगे, अब इंटीग्रल करेंगे भाई। सबसे पहले ये पाथ, इसको 3 हिस्सों में तोड़ लो। ये पाथ 1 है, ये मेरा पाथ 2 है और ये मेरा पाथ 3 है। यहां से शुरू है, ये पाथ 1, ये पाथ 2 और ये पाथ 3। तो सबसे पहले पाथ 1 पे देखिए, पाथ 1 पे केवल x चेंज हो रहा है। ये 0 आएगा, ये 0 आएगा। तो अगर मैं पाथ 1 की बात करूं, पाथ 1 पे अगर आप देखोगे तो केवल ये लिखेंगे भाई 2x² dx, क्योंकि सेव केवल x चेंज हो रहा है पाथ 1 पे। ये है मेरा पाथ 1, यहां से लेके यहां तक का। तो केवल ये लिखोगे। और x की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है, 1 से लेके और आप 2 पे जा रहे हो। ये मेरा 2 0 0 है, ठीक है भाई। ये बनेगा पाथ 1 पे। लेकिन दूसरी चीज देखिए, इस पाथ 1 पे y क्या है, y की वैल्यू कांस्टेंट है। कितनी है कांस्टेंट, 0। तो y की वैल्यू 0 पुट कर दो। तो y की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे तो यहां पे आ जाएगा ये 0 और इसका आंसर भी 0 हो जाएगा। तो पाथ 1 पे f डॉट डी एल की वैल्यू 0 आ गई है। अब आइए पाथ 2 पे, पाथ 2 पे देखते हैं। अब पाथ 2 पे बताओ क्या चेंज हो रहा है। x की वैल्यू कांस्टेंट है, यहां से यहां पे आ रहे हो तो यहां पे x की वैल्यू 2 है, यहां पे भी 2 थी, यहां पे भी 2 है x की वैल्यू, y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू 0 है। तो इस पाथ पे अगर आप देखोगे z की वैल्यू कांस्टेंट है, x की वैल्यू कांस्टेंट है, केवल y की वैल्यू चेंज हो रही है। तो केवल dy वाला कंपोनेंट आएगा जहां पे y बदल रहा है। तो आप पाथ 2 पे देखिए, ये बन जाएगा 2xy z dy, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे। अब आप बताओ, x की वैल्यू इस पाथ पे कांस्टेंट है, कितनी है 2, z की वैल्यू इस पाथ पे कांस्टेंट है, कितनी है 0, और y बदल रहा है कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 तक। अब क्योंकि यहां पे 0 आ गया बीच में तो ये आंसर भी 0 हो जाएगा। पाथ नंबर 2 पे भी f डॉट डी एल की वैल्यू 0 आएगी। अब आइए पाथ नंबर 3। अब आते हैं पाथ नंबर 3। पाथ नंबर 3 पे देखते हैं। पाथ नंबर 3 पे देखो, इस पॉइंट से आप इस पॉइंट पे जा रहे हो, x नहीं बदल रहा, y नहीं बदल रहा, z बदल रहा है 0 से लेके 2 तक। तो केवल ये dz वाला आएगा क्योंकि केवल z चेंज हो रहा है। तो आप क्या लिखोगे, e डॉट डी एल में 3z² dz, और z मेरा बदल रहा है 0 से लेके 2 तक। z की वैल्यू 0 से लेके 2 तक जा रही है। y की वैल्यू इस पाथ पे कांस्टेंट है, कितनी है y की वैल्यू 2। तो y की जगह पे 2 पुट कर देते हैं। तो यहां पे 2 × 3 ये 6 हो जाएगा भाई। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो भाई। तो ये बन जाएगा 6 × z³ और लिमिट पुट कर दो 0 से लेके 2 तक, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 × 8 16 मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास जो आंसर होगा वो 16 होगा। तो अगर आप इस पाथ से चल रहे हो तो a से b पे पहुंचने के लिए आपका जो f डॉट डी एल आएगा वो 16 आएगा। अब चलिए काम करते हैं, कोई दूसरा पाथ पकड़ लेते हैं, ठीक है। इस पाथ से आपका 16 आंसर आ रहा है। अब दूसरा पाथ पकड़ते हैं। सोचिए मैं पहले कहां पे आ रहा हूं, यहां से पहले मैं सीधा यहां से यहां पे आ रहा हूं पहले, और फिर मैं ऊपर चढ़ रहा हूं, ठीक है। पहले इधर आ रहा हूं फिर इधर जा रहा हूं, ऐसे भी तो जा सकता हूं ना, ठीक है। अब जरा देखते हैं इससे क्या आंसर आता है। तो अगर आप ध्यान से देखें इस पाथ पे, यहां से जब आप यहां पे आ रहे हो तो यहां पे x की वैल्यू 1 0 0 थी, यहां पे पॉइंट की वैल्यू 1 0 0 थी और यहां पे पॉइंट की वैल्यू 2 2 0 है। इसका मतलब x बदल गया, y भी बदल गया, z नहीं बदला। तो अगर आप यहां से यहां तक का लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हो तो f डॉट डी एल के अंदर ये वाला आएगा और ये वाला आएगा, ये नहीं आएगा। तो चलिए अब जरा निकाल के देखते हैं। अब नए पाथ से देखते हैं। पहले ये वाला पाथ था, इससे हमारे पास आंसर 16 आया क्योंकि यहां से यहां तक 0 था, यहां से यहां तक भी 0 था, यहां से यहां तक 16 आया था। अब कोई दूसरा पाथ उठा लेते हैं। ये पाथ उठा लिया मैंने। अब जरा देखिए इसमें कैसे करेंगे। मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ गया। अब आइए एक और पाथ से, तो इससे 16 आंसर आ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो पहले केस में, केस 1 में हमारे पास क्या आंसर आया, केस 1 में हमारे पास आया था f डॉट डी एल का आंसर 16, ठीक है। इसकी वैल्यू क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव था और पाथ आपको दे रखा था, उससे 16 आ गया। अब आते हैं कोई दूसरा पाथ ले लेते हैं। अब अगर आप इस पाथ पे चलोगे यहां से यहां तक, तो पहले इसको मैं पाथ 1 बोल देता हूं, इसको मैं पाथ नंबर 2 बोल देता हूं। पाथ नंबर 2 जो है वो पिछले का पाथ नंबर 3 है, उसमें आप f डॉट डी एल ऑलरेडी निकाल चुके हो 16।
उसमें पिछले केस में जब आपने सोल्व किया था इसमें 0 था, इसका भी एफ डॉट डीएल 0 था, इसका 16 था, तो ये पाथ तो आपने कॉमन ही रखा है ना, तो इसका स्टिल 16 ही रहेगा, सिर्फ इसको निकालना है, पाथ 1 को निकालना है। रेड पेन वाले में देखिए पाथ 1, तो पाथ 1 के लिए अब आप क्या करोगे, ई डॉट डीएल में ये और ये केवल ये दो यूज करेंगे भाई, ये वाला 0 रहेगा क्योंकि z इस पे बदल ही नहीं रहा, ठीक है। तो अगर आप लिखोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x² y dy प्लस 2xy z dy, और इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। लेकिन इसमें दो अलग अलग है ना, तो दोनों को ऐसे आप लगा दो, दोनों पे अलग अलग लगा दो इंटीग्रेशन, क्योंकि एक में इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y है और एक में इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है और एक में इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y है, तो दोनों को अलग अलग कर दो ना, ऐसे क्या दिक्कत है। अब जरा देखो यहाँ पे इस पाथ पे आप चल रहे हो यहां से यहां तक, x यहाँ पे 1 है और यहां पे x की वैल्यू 2 है, तो ये x की लिमिट हमने डाल दी, बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये है y, तो y कांस्टेंट नहीं है इस लाइन के ऊपर, तो y की वैल्यू भी आपको पुट करनी पड़ेगी। अब कैसे पुट करें भाई y की वैल्यू, इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। इस लाइन की क्या इक्वेशन है, z तो छोड़ ही दो ना भाई, तो इस लाइन की क्या इक्वेशन आएगी यहां से यहां तक। अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन निकालूं तो इस लाइन का स्लोप देखिए क्या बनेगा, इस लाइन का जो स्लोप बनेगा 2 - 0 डिवाइड बाय 2 - 1, इसका स्लोप जो है वो 1 बन जाएगा। xy प्लेन हो गया ना यार ये, ठीक है, xy प्लेन हो गया ना, ध्यान से देखो। तो अगर मैं ये बोलूं कि इसका y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1 करोगे तो इसका स्लोप जो आएगा वो आपका 1 बन जाएगा। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो y = mx + c, ये बन जाएगा, m की वैल्यू 1 है मेरी, ठीक है, तो y = mx लिख दो पहले एक बार, c को बाद में देखेंगे। y = 1x कर दो। अब आप बताओ जब x की वैल्यू मेरी 1 है तो y की वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 तभी हो सकती है जब यहाँ पे -1 होगा, ठीक है। एक बार जरा देखो मैंने सही लिखा है क्या, 2 - 0 डिवाइड, स्लोप आई थिंक 2 आएगा भाई, माफ कीजिएगा, स्लोप इज 2, स्लोप 2 है भाई, एक बार चेक कर लो, स्लोप इज 2, तो y = 2x कर दो। अब आप बताइए x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, y की वैल्यू 0 होनी चाहिए, x 1 है तो y 0 है, तो x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 तभी आएगी जब यहाँ पे -2 करोगे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 2 होनी चाहिए, पुट करके देखो x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2 आ रही है, इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन आ गई मेरे पास, और इस लाइन की इक्वेशन है y = 2x - 2। तो एक काम करते हैं, यहां पे अब आप क्या करोगे बताओ जरा, यहां पे आप करोगे 2x² y की जगह पे क्या करोगे 2x - 2 dx, 1 से लेके 2 तक। आई होप आपको समझ आया कि कैसे हमने y को चेंज किया। जिस पाथ पे आप चल रहे हो ना उस पाथ पे देख लो y की वैल्यू, x तो वेरी कर रहा है ना भाई, x की लिमिट तो हमने सीधा इधर पुट कर दी, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, y परेशान कर रहा है, y कांस्टेंट तो है नहीं अब यहाँ पे, तो y की जो भी वैल्यू है x की टर्म में वो लिख लो यहाँ पे, फिर आ जाओ आगे प्लस इंटीग्रेशन। अब आप जरा देखो यहाँ पे z की वैल्यू क्या है, इस पाथ पे z की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 2 × x × y × z dy, y की लिमिट पुट करो, y की लिमिट यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 है, तो 0 से लेके 2 तक y आ गया। अच्छा x क्या है, x जो है z की वैल्यू मेरी 0 रहेगी, इस पाथ पे 0 पुट कर दिया मैंने, और x की वैल्यू को यहाँ से y की टर्म में निकाल लो इस पाथ पे, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y है ना, तो सबको y की टर्म्स में चेंज कर लो ना यार, तो x को भी तो y की टर्म में लिखोगे ना, तो x को y की टर्म में कैसे लिखोगे, यहां से x निकाल लो ना भाई, क्या आएगा y + 2/2, तो यहां से आप लिख लो y + 2/2, ये कर दो आप, ठीक है, और एक ये y आ गया और z की जगह 0 आ गया, हालांकि ये पूरा ही 0 हो जाएगा तो इसको देखने की जरूरत नहीं, ये पूरा 0 बन गया, बट लेकिन लॉजिक तो देखिए ना कैसे कैसे भाई, यहाँ पे सारी टर्म y की रहनी चाहिए, तो x को या तो जो भी पाथ पे आप चल रहे हो उस पाथ की इक्वेशन में x को y की टर्म में लिखो, z की वैल्यू जो भी है जिस पाथ पे आप चल रहे हो उसमें z की जो भी वैल्यू है y की टर्म्स में हो या कांस्टेंट हो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, और उसके बाद फिर इंटीग्रेशन की लिमिट सोल्व करो, तो वो पहले ही 0 हो गया तो सोल्व करने की जरूरत नहीं, आगे वाले को सोल्व करना पड़ेगा आपको, तो यहां से अब आपको इसको सोल्व करना है भाई, तो कैसे सोल्व करोगे, यहां से 4 तो मेरे पास कॉमन आ गया, जरा देखिए 4 मेरे पास कॉमन आ गया, अंदर जरा देखिए 1 से 2 पे जा रही हो, और अगर मैं इसको लिखूंगा तो बन जाएगा x³ - x² dx, एक बार देख लीजिए भाई सही लिखा है क्या, 2 यहां से और 2 यहां से, 4 आ गया ना बाहर, ठीक है, तो x³ - x², तो अगर मैं देखूं तो ये बन जाएगा 4 × x⁴ 4/4 और लिमिट 1 से 2 - x⁴ 3/3
1 से 2। एक बार जरा देख लीजिए भाई, तो 4 मेरे पास बाहर आ गया, अंदर जरा देखिए क्या बनेगा। अपर लिमिट पुट करोगे तो 16/4 माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो 1/4 माइनस अपर लिमिट पुट करोगे तो 8/3 माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो 1/3। एक बार जरा देख लीजिए भाई, सही है। इसको आप सोल्व कर लो और उसमें 16 और ऐड कर दो, क्योंकि 16 यहां से लेके यहां तक का भी तो है ना 16। तो अब जो आंसर आएगा ए से बी पे जाने का वो डिफरेंट आंसर आएगा। पहले तो पूरा ही 16 था, यहां से यहां तक जा रहे थे तो पूरा ही 16 आंसर आ रहा था, क्योंकि ये 0 था, ये भी 0 था, ये 16 था। अब क्या है, ये तो 16 रहेगा ही, 16 ये रहेगा ही, ये और एक्स्ट्रा आ गया ना, ये वाली वैल्यू ये और जुड़ जाएगी उसके अंदर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको कि ये समझ आया, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव होने की वजह से डिफरेंट पाथ से डिफरेंट आंसर आएगा यहां पे, और आपको निकालना कैसे है वो भी मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ। आज का जो एपिसोड है दोस्तों उसमें हम इतना ही करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तो उसमें हम फिर से थोड़ा सा एक बार कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव को थोड़ा 1-2 क्वेश्चन से और देखेंगे, और उसके बाद हम फिर पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की तरफ चलते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू एंड टेक केयर।